CCU Secondary School Quota. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चंद एक बेसिक टर्म्स हैं सेल्स के हवाले से, उनको हम डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट हेरिडिटरी मटेरियल, वेरिएशंस एंड देयर इम्पोर्टेंस इन आवर सोसाइटी। ये यूनिट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 की साइंस का। आज उसमें हम कुछ टर्म्स डिस्कस करने लगे हैं कि हमारे पास एक सेल है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग थिंग्स का, दुनिया के अंदर दो चीज़ें हैं, बेजान या जानदार। तो उसमें जो जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स या एनिमल्स हैं, उनकी जो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड सेल। हम इस सेल के हवाले से बात कर रहे हैं कि ये जो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है, सेल है, इसकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं एक सेल में मौजूद न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस एक सेल का मरकजी हिस्सा होते हैं दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ सेल, जो सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। यानी कि अब हम जो भी खुराक खाते या पीते हैं उनमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, जो भी चीज़ जो हमारे सेल तक वाया ब्लड के ज़रिए पहुंचती हैं, तो अब वो सेल के बाहर जब ठहरी हुई होती हैं तो सेल ने उसको यूज़ करना है या नहीं करना, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करनी है नहीं करनी, बाहर से आने वाले ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना है या नहीं करना, दैट इज़ ऑल कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आगे आरएनए होते हैं बेटा जी, जो मैसेजिंग का काम करते हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने का काम करते हैं, और वो कितनी हद तक, कितनी मिकदार तक एक सेल के अंदर मौजूद होनी चाहिए, दैट आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल कॉल्ड न्यूक्लियस। उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस की डेफिनेशन, न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ सेल which controls all the activities of a cell. The next definition will be about chromosomes. ये जो हमारे सेल है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। तो इनको हम सेल ऑर्गेनेल्स का नाम देते हैं। अब एक सेल में जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लच्छेदार स्ट्रक्चर होते हैं, बालों की तरह स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, जो कि हर वक्त अपीयर नहीं होता, नज़र नहीं आता। जो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कॉल्ड क्रोमोसोम्स, उसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये सिर्फ अपीयर तब होते हैं जब एक सेल डिवाइड होने के लिए तैयारी करता है और एक फेज, जिसका मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था, इंटरफेज। ड्यूरिंग इंटरफेज क्रोमोसोम्स आर अपीयर्ड बिकॉज इन द फेज ऑफ क्रोमोसोम, इन द फेज ऑफ इंटरफेज जो क्रोमोसोम्स हैं रेप्लिकेटेड सेल्फ अपनी डुप्लीकेशन तैयार करते हैं। तो यहाँ पर एक सेल में क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स कहाँ पर पाए जाते हैं सेल के? वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इसकी एक स्ट्रक्चर थोड़ी सी मैं आपको बना दूं कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये डबल क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम्स का टॉपिक विल बी डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट लेक्चर विद ब्रीफली। तो ये एक क्रोमोसोम की हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये एक क्रोमोसोम की ये एक शक्ल है। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं? क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 मेन थिंग्स, एक प्रोटीन्स
जिसकी वजह से वो अपने आप को डुप्लीकेशन के लिए तैयार करता है। प्रोटीन्स होंगी, वो अपने आप को तैयारी करेगा तो वो क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट होंगे। क्रोमोसोम्स के डुप्लीकेट या रेप्लिकेशन से न्यूक्लियस बनेगा, न्यूक्लियस से सेल बनेगा, सेल से टिश्यूज़, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। और ऑर्गेनिजम्स इज एन इंडिविजुअल, वो एक ऑफस्प्रिंग होता है जो नेक्स्ट यानी कि प्रोडक्शन में पैदा होते हैं। अब ये बेसिक उसकी चीज़ है। तो इसमें प्रोटीन्स और डीएनए, क्रोमोसोम्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स और डीएनए। तो फॉर एग्जांपल यूं करके इसकी स्ट्रक्चर अंदर डीएनए की इस तरीके से होगी। ये क्रोमोसोम्स दो चीज़ों पर मुश्तमिल हैं, प्रोटीन्स एंड डीएनए। और ये जो डीएनए है ये यहाँ पर इसके अंदर ऐसे मौजूद है। अगर मैं इसी एक हिस्से को बारीकी से अलग बाहर निकाल दूँ तो इसकी स्ट्रक्चर बेटा जी इस तरीके से होगी। ये एक डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। तो क्रोमोसोम्स, अब डीएनए क्या है आगे हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, डीएनए और प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं क्रोमोसोम। अगली बात है डीएनए। डीएनए किसे कहते हैं? डीएनए, डीएनए इज एन एब्रिविएशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का मुखफ़फ़ है। डेफिनेशन क्या है इसकी? डीएनए इज ए हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए एक ना हेरिडिटी मटेरियल है। और हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से बच्चों में जो खसूसियात मुंतकिल होती है वो हेरिडिटी, और वो जो हेरिडिटी मटेरियल है वो कौन है? डीएनए है। यानी कि डीएनए के पास खसूसियात होती हैं। तो दैट कंटेन्स ऑल दी सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसके पास हिदायत, इंस्ट्रक्शंस, हिदायत फॉर डेवलपिंग न्यू सेल्स, नए सेल्स या न्यू ऑर्गेनिजम्स को पैदा होने के लिए उसमें कौन कौन सी खसूसियात जानी चाहिए या कौन सी खसूसियात जाएंगी, वो एक इंस्ट्रक्शंस का मुकम्मल तौर पर एक सेट होता है। दैट इज कॉल्ड डीएनए। उसको हम डीएनए कहते हैं। डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल। और हेरिडिटी का मतलब कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, माँ बाप से बच्चों में खसूसियात जाएंगी, वो हेरिडिटी। और वो हेरिडिटी मटेरियल कौन है? डीएनए है। दैट मीन्स के डीएनए इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो माँ या बाप की तरफ से जो भी हिदायत हैं उनका जो सेट है वो एक डीएनए कहलाता है। अगली बात हम करेंगे जीन्स की। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जैसे हम बात करते हैं ना, द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल। एक स्ट्रक्चर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर की बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। ऐसे ही बेसिक यूनिट, फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का क्या है? न्यूरॉन। ऐसे ही द बेसिक फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कॉल्ड नेफ्रॉन, जो हम पिछले यूनिट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही हेरिडिटी की जो बेसिक यूनिट, फंक्शनल यूनिट है, उसको हम जीन्स कहते हैं। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन्स। और जीन्स की दूसरी डेफिनेशन, जीन्स कंट्रोल करते हैं ऑल द एक्सप्रेशंस, तमाम इजहारात को, विच आर अपियर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होनी होती है। नेक्स्ट जनरेशन में जिस कैरेक्टर ने ट्रांसफर होना है उसको कंट्रोल करने वाले जो हैं उसको हम जीन्स कहते हैं। अब बेटा जी यहाँ पर ना एक क्वेश्चन पैदा होता है कि डीएनए और जीन्स में क्या फ़र्क है। हम बात करते हैं डीएनए की, तब भी हम यही कह रहे हैं कि हेरिडिटी है, हेरिडिटी मटेरियल है, या वो कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से, माँ बाप से बच्चों में जाएंगे। जीन्स की बात करते हैं तब भी हम यही कह रहे हैं कि ये एक हेरिडिटी की यूनिट है। तो हेरिडिटी मीन्स यानी कि खसूसियात हैं जो माँ बाप से बच्चों में जाती हैं। इसकी ना मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास यहाँ पर इस जगह में मैं ये लिखता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पर एक सब्जी मंडी है। साइंस में एक सब्जी मंडी की एग्जाम्पल आ रही है और यहाँ पर आपका घर है, ठीक है बेटा जी। अब
सब्जी मंडी में मौजूद जो सब्जियां हैं वहाँ पे कौन कौन सी सब्जियां हैं? वहाँ पे आलू हैं, टमाटर है, लहसुन है, अदरक है, पालक है, गोभी है, शलजम है, वहाँ पर करेला है, भिंडी है, तूरी है। मतलब वहाँ पर लातेदाद किस्म की सब्जियां पाई जाती हैं। सब्जी मंडी में लातेदाद यानी कि बहुत सारी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जियां मौजूद हैं। अब आपके घर में भी सब्जी पकती है, तो क्या आपके घर में पूरी सब्जी मंडी में मौजूद सारी की सारी सब्जियां आपके घर में आती हैं? नहीं, उसमें से आप फॉर एग्जांपल घर से आप यहाँ पर दरमियान में मौजूद हैं, आप क्या करती हैं? आप ये करते हैं कि यहाँ से एक आलू सिर्फ, उसके साथ एक पालक सिर्फ, ये दो चीज़ें लेके आ जाते हैं कि आज हमने अपने घर में आलू पालक बनाने हैं। अब बेटा जी देखें, सब्जी मंडी में तो हर किस्म की सब्जियां मौजूद हैं, लेकिन आपके घर के अंदर सिर्फ वो सब्जी आएगी जो आप चाहते होंगे। ऐसे ही डीएनए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके अंदर हिदायत का एक मजमूआ है। हिदायत माँ बाप पेरेंट्स जो मेल हैं और पेरेंट्स जो फीमेल हैं, दोनों से आने वाली हिदायत का एक मजमूआ है, एक सेट है जिसमें बहुत सारी हिदायत हैं। अब उसके अंदर पेरेंट मेल की तरफ से काले बाल वो भी हैं और फीमेल की तरफ से भूरे बाल वो भी हैं। दैट बोथ कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन, जो दोनों के दोनों एक साथ अगली जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो सकते। जैसे आप सब्जी मंडी से पूरी की पूरी सब्जियां पूरी क्वांटिटी के साथ अपने घर में लेकर नहीं आ सकते, ऐसे ही डीएनए के अंदर मौजूद तमाम की तमाम खसूसियात वो आप में से नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर नहीं हो सकती। उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल, वो तमाम खसूसियात डीएनए के पास हैं जिसने नेक्स्ट जनरेशन अपीयर होना है, लेकिन जीन्स वहाँ पर एक ऐसी चीज़ बैठी हुई है जो कंट्रोल करेगी कि ये चीज़ अपीयर हो और ये चीज़ अपीयर ना हो। और इसके बाद आपके एक्सप्लेनेशन के अंदर यही बात मैंने लिखी है कि जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शन। जीन्स फिर एक ऐसे हिदायत का काम करती हैं, एक ऐसे इंस्ट्रक्शंस करती हैं कि वो फिर उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जिसने नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर होना है उसका एक मॉलिक्यूल बनाती है जिसको हम प्रोटीन्स कहते हैं। और जीन्स जो हैं ये हमेशा पेयर्स की सूरत में मौजूद होते हैं। और एवरी हेरिडिटी कैरेक्टर, हर एक हेरिडिटी कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म जो जानदार मौजूद हैं, जैसे कि कद का लंबा होना, कद का छोटा होना, आंखों का रंग भूरी, काली, हेजल, ब्राउन, फ्री और अटैच्ड ईयरलोब्स, लटकी या चिपकी हुई कान की लो, इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन्स। इन सब को जीन्स के पेयर कंट्रोल करते हैं। वन मेंबर ऑफ जीन पेयर कम्स फ्रॉम अ मेल पेरेंट जो फादर है वहाँ से आते हैं, एंड अदर कम्स फ्रॉम फीमेल। अब ये भी नहीं है कि भाई एक हिदायत बाप की तरफ से आई नहीं है और नेक्स्ट जनरेशन में सारी की सारी खसूसियत जो है ना वो बाप की चली जाए और अगले जनरेशन में सारी खसूसियत माँ की चली जाए, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर वो जीन्स ऊपर वो बैठा हुआ कुर्सी रख के वो कंट्रोल कर रहा है कि भाई अटैच और डिटैच्ड ईयर लोब वो माँ की तरफ से आ गए हैं तो आंखों का रंग बाप की तरफ से। मतलब ये फिर आगे कुदरत का काम है जो कि जीन्स जो कंट्रोल करती है, वो नेक्स्ट जनरेशन में जो अपीयर होना होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जीन्स होते हैं। तो बेटा आज का हमारा ये जो टॉपिक था ये न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन्स के हवाले से था। इनके डिफरेंसेस आपने अच्छी तरीके से नोट रखने हैं। आगे हम कहीं पर यूँ भी लिखेंगे कि डीएनए कामा ब्रैकेट डाल के ना वहाँ पे जीन्स लिख देंगे। इसका मतलब ये होता है कि डीएनए या जीन्स मतलब बात एक ही है, लेकिन डिफरेंस बारीक सा है कि डीएनए भी हेरिडिटी कैरेक्टर है, जीन्स भी हेरिडिटी कैरेक्टर है। डीएनए के पास बहुत सारी हिदायत हैं जो माँ बाप की तरफ से होती हैं, लेकिन जीन्स ने सिर्फ उस हिदायत को पास करना है जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अपीयर होनी है। एक एग्जांपल याद आ रही है मुझे। एक यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास एक कूलर है,
कूलर के नीचे ना एक टुंटी लगी हुई होती है जिससे आप पानी भरते हैं। आप यूँ समझें कि यहाँ पर ये कूलर है और इसके अंदर ये वाटर है और यहाँ पर एक टैप है और यहाँ पर एक गिलास है। अब कूलर के अंदर मौजूद जो पानी है वो बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर कूलर में पानी मौजूद है। अब ये देखें कि क्या आप वो तमाम के तमाम पानी को एक साथ पी सकते हैं? हरगिज़ नहीं। और जो वहाँ पे कूलर के साथ जो एक टुंटी लगी हुई है, वो जो टुंटी है वो वहाँ पर कंट्रोलर है कि जितने जोन से पानी के मालिक्यूल को वो कूलर का जो टुंटी है वो अलाउड करेगी पास होना, वो पास होगा, बाकी पानी कूलर के अंदर बाकी रह जाएगा और गिलास में सिर्फ वो पानी आएगा जो टुंटी में से निकल कर आएगा। तो जीन्स एक्ट एज अ टुंटी और जो कूलर है उसके अंदर जो पानी है वो टोटल डीएनए और गिलास इज योर नेक्स्ट जनरेशन। उसके अंदर सिर्फ वो चीज़ अपीयर होगी जो उस टुंटी में से निकल कर गिलास में आएगा। जीन्स में से जो सी खसूसियत निकल कर आएगी वो नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर होगी। तो क्रोमोसोम्स के हवाले से इंशाल्लाह डिटेल में टॉपिक हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। एड्रेस नज़द डेरा रेलवे क्रॉसिंग कोटद्दू। प्रिंसिपल कलीमुल्लाह खान गाड़ी। फोन 0333 601 9353।